अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है मोदी जी से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। साथियों, सीबीसी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सबके प्रयास को प्रोत्साहित करने वाला संगठन है। और पिछली बार मैंने आप सभी से प्रिवेंटिव विजिलेंस पर ध्यान देने का आग्रह किया था। मुझे बताया गया है कि आपने इस दिशा में अनेक कदम उठाए हैं। इसके लिए जो 3 महीने का अभियान चलाया गया है वो भी प्रशंसनीय है। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। और इसके लिए ऑडिट का, इंस्पेक्शन का एक पारंपरिक तरीका आप अपना रहे हैं, लेकिन इसको और आधुनिक, अधिक टेक्नोलॉजी ड्रिवन कैसे बनाएं, इसको लेकर भी आपको जरूर सोचते रहे हैं और सोचना भी चाहिए। साथियों, भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार जो इच्छा शक्ति दिखा रही है, वैसी ही इच्छा शक्ति सभी विभागों में भी दिखनी आवश्यक है। विकसित भारत के लिए हमें एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव इकोसिस्टम विकसित करना है जो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रखता हो। ये आज सरकार की नीति में, सरकार की इच्छा शक्ति में, सरकार के फैसलों में आप हर डगर पे देखते होंगे। लेकिन यही भाव हमारी प्रशासनिक व्यवस्था के डीएनए में भी मजबूती से बनना चाहिए। एक भावना यह है कि जो भ्रष्ट अफसर होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई, चाहे वो आपराधिक हो या फिर विभागीय, बरसों तक चलती रहती है। क्या हम भ्रष्टाचार से संबंधित डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स को मिशन मोड में एक अवधि तय करके पूरा कर सकते हैं? क्योंकि ये लटकती तलवार उसको भी परेशान करती है। अगर वो निर्दोष है और इस चक्र में आ गया तो उसको इस बात का बड़ा जीवन भर दुख रहता है कि मैंने प्रामाणिकता से जिंदगी जी और मुझे कैसा फंसा दिया, और भी निर्णय नहीं कर रहे हैं। जिसने बुरा किया है उसका नुकसान अलग चीज है, लेकिन जो इसने नहीं किया वो इस लटकती तलवार के कारण सरकार के लिए और जीवन के लिए हर प्रकार से बोझ बन जाता है। अपने ही साथियों को इस प्रकार से लंबे लंबे समय तक लटकाए रखने से क्या फायदा है? साथियों, इस तरह के आरोपों पर जितनी जल्दी फैसला होगा उतना ही प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी, उसकी शक्ति बढ़ेगी। जो क्रिमिनल केसेस हैं उनमें भी तेजी से कार्रवाई किए जाने, उनकी लगातार मॉनिटरिंग किए जाने की आवश्यकता है। एक और काम जो किया जा सकता है वो है पेंडिंग करप्शन केसेस के आधार पर डिपार्टमेंट्स की रैंकिंग। अब उसमें भी हम स्वच्छता के लिए जैसे हम कंपटीशन करते हैं, इसमें भी करें। देखें तो कौन डिपार्टमेंट इसमें बड़ा उदासीन है, क्या कारण है, और कौन डिपार्टमेंट है जो बहुत तेजी से इस समस्या को गंभीरता से लेकर के आगे बढ़ रहा है। और इससे जुड़ी रिपोर्ट्स का मासिक या तिमाही पब्लिकेशन अलग अलग विभागों को भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे केसों को तेजी से निपटाने के लिए प्रेरित करेगा। हमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक और काम करना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि विजिलेंस क्लियरेंस में काफी समय लग जाता है। इस प्रक्रिया को भी टेक्नोलॉजी की मदद से स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है। एक विषय और जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो है पब्लिक ग्रीवेंस के डेटा का। सरकार के विभिन्न विभागों में
सामान्य मानवी द्वारा शिकायतें भेजी जाती हैं, उनके निपटारे का भी एक सिस्टम बना हुआ है। लेकिन अगर पब्लिक ग्रीवेंस के डेटा का हम ऑडिट कर सके तो ये पता लगेगा कि कोई खास विभाग है कि वहां ज्यादा से ज्यादा शिकायत आ रही है, कोई खास पर्सन है उसी के यहां सब सारा मामला जाकर के अटकता है, क्या कोई प्रोसेसिंग पद्धतियां जो है हमारी उसी में कोई गड़बड़ है जिस कारण मुसीबतें आ रही है। मुझे लगता है ऐसा करके आप उस विभाग में भ्रष्टाचार की तह तक आसानी से पहुंच पाएंगे। हम इन कंप्लेंट को आइसोलेटेड नहीं देखना चाहिए, पूरी तरह कैनवास पर रख करके सारा एनालिसिस करना चाहिए और इससे जनता का भी सरकार और प्रशासनिक विभागों पर विश्वास और बढ़ेगा। साथियों, करप्शन पर निगरानी के लिए हम समाज की भागीदारी, सामान्य नागरिक की भागीदारी को हम अधिक से अधिक कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं, इस पर भी काम होना चाहिए। इसलिए भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो किसी भी हाल में बचना नहीं चाहिए। ये आप जैसी संस्थाओं की जिम्मेदारी है। किसी भ्रष्टाचारी को राजनीतिक सामाजिक शरण न मिले। हर भ्रष्टाचारी समाज द्वारा कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। ये वातावरण बनाना भी बहुत आवश्यक है। हमने देखा है कि जेल की सजा होने के बावजूद भी, भ्रष्टाचार साबित होने के बावजूद भी कई बार भ्रष्टाचारियों का गौरवगान किया जाता है। मैं तो देख रहा हूं ऐसे ईमानदारी का ठेका लेकर के घूमने वाले लोग, उनके साथ जाकर के ऐसे हाथ पकड़ के फोटो निकालने में शर्म नहीं आती उनको। ये स्थिति भारतीय समाज के लिए ठीक नहीं। आज भी कुछ लोग दोषी पाए जा चुके भ्रष्टाचारियों के पक्ष में भांति भांति के तर्क देते हैं। अब तो भ्रष्टाचारियों को बड़े बड़े सम्मान देने के लिए वकालत की जा रही है। ये कभी ऐसा हमने सुना नहीं देश में। ऐसे लोगों, ऐसी ताकतों को भी समाज द्वारा अपने कर्तव्य का बोध कराया जाना बहुत आवश्यक है। इसमें भी आपके विभाग द्वारा की गई ठोस कार्रवाई की बड़ी भूमिका है। साथियों, आज जब मैं आपके बीच आया हूं तो कुछ और बातें भी करने का मन स्वाभाविक करता है। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने वाले सीवीसी जैसे सभी संगठनों को, और यहां सभी उस आपकी एजेंसी के लोग बैठे हैं, आपको डिफेंसिव होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर देश की भलाई के लिए काम करते हैं तो अपराध बोध में जीने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हमें पॉलिटिकल एजेंडा पे नहीं चलना है, लेकिन देश के सामान्य मानवी को जो मुसीबतें आ रही हैं उसे मुक्ति दिलाने का हमारा काम है। ये काम हमको करना है। और जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट है वो चिल्लाएंगे, वो इंस्टीट्यूशन के गले घोंटने की कोशिश करेंगे, इस इंस्टीट्यूट में बैठे हुए समर्पित लोगों को बदनाम करने का प्रयास किया जाएगा। ये सब होगा। मैं लंबे अरसे तक इस व्यवस्था से निकला हुआ दोस्तों। लंबे अरसे तक हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में काम करने का मुझे अवसर मिला है। मैंने बहुत गालियां सुनी, बहुत आरोप सुने दोस्तों। कुछ बचा नहीं मेरे लिए, लेकिन जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होती है। वो सत्य को परखती है, सत्य को जानती है और मौका आने पर सत्य के साथ खड़ी भी रहती है। मैं अपने अनुभव से कहता हूं दोस्तों, चल पड़िए ईमानदारी के लिए, चल पड़िए आपको जो ड्यूटी मिली है उसको ईमानदारी से निभाने के लिए। आप देखिए ईश्वर आपके साथ चलेगा, जनता जनार्दन आपके साथ चलेगी। कुछ लोग चिल्लाते रहेंगे क्योंकि उनका निजी स्वार्थ होता है, उनके स्वयं के पैर गंदगी में पड़े हुए होते हैं।
और इसलिए मैं बार बार कहता हूं, देश के लिए, ईमानदारी के लिए काम करते समय कुछ भी अगर इस प्रकार के विवाद खड़े होते हैं, अगर हम ईमानदारी के रास्ते पर चले हैं, प्रामाणिकता से काम कर रहे हैं, डिफेंसिव होने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों। जी जनाब, यार बड़ी खुशी होती है, बड़ा अच्छा लगता है। कहीं पर भी किसी पर उंगली नहीं उठाते, कहीं पर भी किसी की बुराइयां नहीं कर रहे होते। मतलब ये प्राइम मिनिस्टर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक रहनुमा हैं, एक राइटर हैं, एक रास्ता दिखाने वाले हैं, एक योगी हैं, एक मतलब क्या हैं, गुरु हैं, बहुत कुछ। मतलब ये हैं क्या कि मतलब आप कहीं पर भी देखें मैं आपको बिल्कुल सच बताऊं, बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन ले आए सामने, बड़े से बड़े लोग हैं, दुनिया में बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर हैं, शायद ही उनकी स्पीच में किसी की बुराइयां ना हो। अच्छा हाँ, दो चीज़ें होती हैं, या तो किसी की बुराइयां होती हैं या अपनी अच्छाइयाँ। बस इन दो के अलावा जो है किसी को राह दिखाना, किसी को मतलब एक सही दिशा दिखाना, जनता जनार्दन के बारे में सोचना बहुत कम होता है। मतलब ये आज की जो ये स्पीच थी, ये जो इदारा था, ये करप्शन का इदारा होगा। वहाँ के लोग थे, उनके हिसाब से बहुत से देशों में बहुत सारे स्टेज पे बहुत सारे राज्यों के लोग थे जो एक साथ आए हुए होंगे, इतनी बड़ी तादाद में थे, तो जाहिर सी बात है। बेसिकली मुझे लगा केसेस वगैरह के हवाले से एक कमेटियाँ बनती हैं, एक इदारा होता है जो भी कोई भी गवर्नमेंट इदारों में करप्शन होती है तो उनको चेक एंड बैलेंस करता होगा। तो मुझे पता है, तो मुझे लगता है कि वो लोग पूरे देश से आए हुए थे, मुझे ऐसा लग रहा है, बड़े ऑफिसर्स थे। अच्छा, क्योंकि हिंदी में टाइटल था तो इस वजह से हम इतना पता नहीं चल पाया। लेकिन स्पीच से जो हमने अंदाज़ा लगाया, स्पीच से जो अंदाज़ा लगाया, तो केसेस के हवाले से, दूसरी चीज़ों के हवाले से, कहाँ रोक आ रही है, कहाँ ऐसी गंभीरता आती है कि इतने सालों तक लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है, इतने सालों तक लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाता। और एक और बात है, कोई एक तरीके से मुलजिम है, उसके ऊपर जब जुर्म साबित हो जाता है तो उसे मुजरिम कहते हैं, वो मुजरिम बन जाता है। फिर मुजरिम को सज़ा होती है, जेल की सज़ा होती है, उस पर केस चलता है, बाकायदा मुकदमा दर्ज होता है। तो उसके बावजूद भी अगर एक मुजरिम बाहर खुलेआम घूम रहा है, बड़े बड़े जो लोग हैं उनका एक तरीके से हाथ है उसके सर पर, उसके साथ पिक्चर्स बनवा रहे हैं, उसके साथ घूम रहे हैं, उनको एक स्पेशल प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, तो आप ये देखिए कि वहाँ पे कानून का, वहाँ पे उस जगह में कि सिर्फ इंडिया या पाकिस्तान की बात नहीं करें, उस जगह इंसाफ का क्या मयार है। बिल्कुल ठीक है कि आप बुरे से बुरा, बदतर से बदतर कर दो सिर्फ इस बात पे कि भाई मेरा तो पौवा है, मेरे पीछे तो सपोर्ट है, मेरे पीछे तो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बैकबोन है। दूसरी बात ये कि मोदी जी के एटीट्यूड के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगी, जो मुझे बहुत ही अलग लगा आज की वीडियो में। अक्सर मैंने उनको पॉलाइट देखा है, इनकी सारी देखी है, आजिज़ी देखी है, किसी से भी बात करते हैं उससे लेवल पर उतर के करते हैं। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स थे जो बड़े, मुझे ऐसा लग रहा था बड़े वेल रेप्यूटेड ऑफिसर्स थे यहाँ पे बैठे हुए, क्योंकि उनके एक्सपीरियंसेस से, उनकी एजेस से लग रहा था कि ये बड़े तजुर्बेकार लोग हैं, कोई एमी लोग नहीं है। लेकिन उसके बीच में जिस तरीके से मोदी जी साथियों करके मुखातिब कर रहे, दोस्तों करके मुखातिब कर रहे, और फिर आखिर में मुझे ऐसा लगा कि उनके ऊपर जज्बात हावी हो गए, क्योंकि उन्होंने, आपने पता नहीं गौर किया कि नहीं किया, उन्होंने तो कह भी दिया कि मैं इन सूरत हाल से गुज़र चुका हूँ, इस स्थिति से गुज़र चुका हूँ, गालियाँ तक मुझे पड़ी हैं, क्या कुछ नहीं कहा, कितने आरोप मुझ पे लगे कि मेरे लिए कुछ नहीं बचा था। देखिए, मैं अक्सर कहती हूँ और आज दोबारा रिपीट करूँगी इस बात को, जब तक आप उस कंडीशन से नहीं गुजरते, आपको नहीं पता कि सामने वाले का गम क्या है, उसका दर्द, उसका दुख क्या है, वो किस तकलीफ़ से जूझ रहा है या गुजर रहा है, जब तक आप उस स्थिति से नहीं गुजरते हो, तो जब आप फेस करते हो इन चीज़ों को, आप इन चीज़ों का सामना करते हो, आप देखते हो उस वक्त मेरी क्या हालत थी, मैं कितना तकलीफ़ दे लम्हात थे वो मेरे लिए, तो फिर आप एक गरीब के बारे में, फिर आप अपनी जनता के बारे में भी अपने दिल में वो हमदर्दी, वो जज्बा रखते हो। कोई आम इंसान, जैसे हम देखते हैं हमारे रवायती जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके आबाउजदाद थे, वो बड़े बाहर पढ़े लिखे, बड़ी ऐशो आराम वाली ज़िंदगी उन्होंने गुजारी, और फिर जी आकर वो सीट्स पर बैठ गए, सत्ता में आ गए, तो उन्हें गरीब का लिहाज या ख्याल या दर्द नहीं फील होता। उनको नहीं पता कि जी अंडे कितने रुपए दर्जन है, उनको नहीं पता जी आलू कितने रुपए किलो है, उनको ये तक नहीं पता। तो वो केसेस के हवाले से, वो एक गरीब के दुख, एक गरीब के दर्द के हवाले से क्या बात करें। लेकिन ऐसे मिनिस्टर्स जो खुद उन कंडीशन से, उन हालात से गुजरे हैं, उनको कितना फील होता है। तो इतने जज्बाती हो गए थे, आपने पता नोटिस किया कि नहीं किया, कि ऐसा लग रहा था बिल्कुल उनके ऊपर वो कंडीशंस एकदम तारी हो गई हैं
और वो बाकायदा थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए जब सब क्लैपिंग करने लगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें डिफेंसिव नहीं होना है, हमें इन चीज़ों से नहीं डरना है, हमें पीछे नहीं हटना है, हमें करप्शन के ख़िलाफ़, हमें गलत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है, हमें ईमानदारी का मुजाहरा करना है, हमारे मुल्क में हमें ये चीज़ लेकर आनी है। बिल्कुल ऐसा ही है। और मतलब एक डायरेक्ट इंटरेक्शन थी इनकी इन लोगों के साथ, और ज़्यादातर इन लोगों के इश्यूज़ यही होते हैं कि अगर किसी के ख़िलाफ़ ये कोई कार्रवाई कर रहे होते हैं तो ऊपर से कॉल आ जाती है, फिर ऊपर से कॉल आ जाती है। तो असल मसला ये होता है कि इन लोगों को काम ही नहीं करने दिया जाता। और हमारे यहाँ पे अभी एक जुमला बड़ा वायरल हो रहा था कि एक कमेटी है नैब की, नैब का एक चेयरमैन होता है जो नैब का इदारा चलाता है। तो जिनके ख़िलाफ़ वो नैब है, यानी वज़ीर आज़म हो गया या बड़े बड़े लोग, CM PM हो गए, जो भी हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, उनके ख़िलाफ़ उनके काले करतूत जो हैं उनको पकड़ना है। तो जो जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, जिनकी चीज़ें पकड़ी गई हैं, तो हमारे यहाँ जो नैब का चेयरमैन है शहबाज शरीफ ही को बनाया जा रहा है। मतलब जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी है उस इदारे का बड़ा ही चोर हो, तो फिर आप समझ जाएं, फिर आप समझ जाएंगे क्या होना है क्या नहीं होना है। तो उस वो इदारा ही समझो एक तरह से मुल्क पे बोझ हो गया ना। यानी कि इससे बेहतर है कि चोर को चोरी करने के लिए, रोकने के लिए इदारा बनाया गया, और फिर उस इदारे के भी खर्चे हैं, सारी चीज़ें हैं, तनख्वाहें हैं, यानी चोरी का एक और रास्ता नैब हो गया हमारा। तो मैं तो इस तरह इस मायनों में लूँगा। लेकिन असल चीज़ वही है कि इनको खुली आज़ादी दी जाए, इन्हें वाकई ही करप्शन करने वाले लोगों को पकड़ने दिया जाए, इन पे केसेस चलाए जाएं और उन्हें सज़ाएँ दी जाएं। बाकायदा उनके ऊपर एक तरह से होता है ना, नाअहल हो जाना, या फिर अब वो सियासत नहीं कर सकते, या उनको कोई गवर्नमेंट जॉब, एक आम शख्स को अगर किसी के ऊपर FIR हो या कुछ हो, वो गवर्नमेंट मुलाजिम नहीं बन सकता, तो सियासतदान कैसे वज़ीर और मिनिस्टर बन सकते हैं जबकि उनके ऊपर इतने केसेस होते हैं। तो ये भी एक लॉ होना चाहिए कि यार आप एक होता है ना कि कई अच्छी जॉब के लिए भी कहते हैं कि आप अपने इलाके का एक सर्टिफिकेट लेके आएँ थाने से, इधर उधर से, करेक्टर सर्टिफिकेट। जब एक छोटी सी जॉब के लिए आपका करेक्टर देखा जा रहा है, आपके ऊपर कोई FIR नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो इतने बड़े बड़े जो ओहदे हैं वहाँ क्यों नहीं है? तो क्या वो फरिश्ते हैं क्या? तो एक बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा, और बहुत आखिरी में जो जज्बातीपन था, बड़े मतलब कई इनके रूप हैं, कई इनके एक रंग हैं, कई अंदाज़ हैं इनके, किस वक्त क्या बात करनी, जो बाकायदा किसी भी चीज़ पर ये बात कर रहे होते हैं तो उसके अंदर ढल जाते हैं, उसके अंदर खो जाते हैं। और नॉलेज होती है, नॉलेज कोई होती है। ऊट पटांग आपने कभी देखा है कि इनकी कोई बात का मजाक उड़ा हो, कोई ऊट पटांग बात हो रही हो? जिस तरीके से वो लोग तवज्जो से सुन रहे थे, मतलब किस तवज्जो से, मतलब एक सेकंड के लिए भी मुझे ऐसा लगता है कि वो आंखें नहीं झपक रहे थे कहीं कि हमारे कोई अल्फाज इनका रह ना जाए। तो वाकई मतलब इस तरह का देश हो, तो इस तरह की सोच हो कि करप्शन ना हो और इनके ऊपर बाकायदा केसेस चलें और ये अपना काम सही तरीके से करें, तो वाकई ही मुल्क जब भी तरक्की करता है। आप जितने काम कर लें, अगर बीच में करप्शन होती रहेगी तो आपका मुल्क कभी भी तरक्की नहीं करे। तो एक बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।